बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बुक 2 के चैप्टर 1 द डाइंग सन का ये थर्ड लेक्चर होगा आज हमारा। इससे पहले हम दो लेक्चर्स में कुछ जो बुनियादी बातें एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो उसके पहले 3 पैराग्राफ्स में मेंशन्ड हैं। उनको मैं थोड़ा सा रीकैप करता हूँ आपके लिए, ताकि जो कंसेप्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना आसान हो जाए हमारे आज के लेक्चर से। मैंने प्रीवियस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए थे कि उस लेक्चर के एंड पर आप उनको आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। उनको ज़रा देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। आज फिर मैं इसी तरह डिस्क्रिप्शन में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगा। विदाउट एनी डिले मैं उन कंसेप्ट्स को रिकैप करता हूँ। पहले उसने स्टार्स के साइज़ और नंबर की बात की, फिर उसने इंटरस्टार जो डिस्टेंसेस हैं, एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान जो फासला है, उस पर बात की और ये कहा कि सितारा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। सितारे जो हैं कम से कम 1 मिलियन माइल, कम से कम 10 लाख मील दूर होते हैं सितारे एक दूसरे से, इसलिए उनका करीब आना एक रेयर इवेंट होता है। लेकिन ये रेयर इवेंट तकरीबन उसके मुताबिक, सर जेम्स जीन्स के मुताबिक 2 अरब साल पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ। और एक बहुत बड़ा सितारा जिसके अपने मैस की वजह से उसकी ग्रेविटी भी सन से बहुत ज़्यादा थी, सन के करीब आया, सूरज के करीब आया, सूरज की सतह पर डिस्टर्बेंस पैदा की। डिस्टर्बेंस बढ़ती चली गई जैसे जैसे वो सितारा करीब आया, और आखिरकार बहुत बड़ा पहाड़ बन गया ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन की सरफेस पे। और वो पहाड़ जब कट के अलग हुआ तो टुकड़े टुकड़े हो गया, और वो टुकड़े क्या हैं? प्लैनेट्स, सैयारे, जिनमें से हमारी ज़मीन भी एक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लाइफ को फोकस किया गया है कि लाइफ कैसे वजूद में आई और ज़मीन पर ही क्यों वजूद में आई, इसके बारे में भी वो बाद में बताएगा। द सन एंड द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट। सूरज और बाकी तमाम सितारे जो हमें आसमान पे नज़र आते हैं वो इंतहाई ज़्यादा गर्म है। एक्सट्रीमली, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीम हद को बोलते हैं, लिमिट को बोलते हैं। इस तरह कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, शिद्दत पसंद होते हैं, हद से गुजर जाने वाले होते हैं। एक्सट्रीमली हॉट, हद से ज़्यादा गर्म है। इतने ज़्यादा गर्म, फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। इतने ज़्यादा गर्म कि ज़िंदगी उन पर वजूद में नहीं आ सकती। एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना, वजूद में आना। क्यों वजूद में नहीं आ सकती? एक्सट्रीमली हॉट हैं वो। ज़िंदगी के लिए जो कंडीशंस चाहिए होती हैं उनमें टेम्परेचर सबसे ज़्यादा अहम है। सर जेम्स जीन्स इसके बारे में मज़ीद आगे बताएंगे हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं। जो सिनोनिम्स हैं उसमें मैं आपको इस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन के बाद लेके जाऊँगा सिनोनिम्स की तरफ, ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट का फ़्लो है ये चलता रहे, इसमें डाइवर्जन ना आए, इसमें ब्रेक ना आए। So also no doubt were the pieces of the sun when they were first thrown off। जिस तरह सितारे गर्म हैं, इसी तरह सितारों के टुकड़े भी गर्म होंगे। सूरज के टुकड़े भी उतने ही ज़्यादा गर्म थे जितना कि सूरज खुद है। कितना गर्म है सूरज? कहा जाता है कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी कोर में टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सरफेस का टेम्परेचर 5000 या इससे भी ज़्यादा है। चेंज होता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन इतना होता है। और ज़मीन की कोर का टेम्परेचर इतना है। एक थियरी के मुताबिक ज़मीन की कोर का टेम्परेचर भी उतना ही है। ज़मीन की कोर की बात कर रहा हूँ, सूरज की सरफेस के बराबर टेम्परेचर है इसका। तो बात ये हो रही थी कि जब सूरज के टुकड़े अलग हुए तो वो भी सूरज की तरह गर्म थे। जब अलग होकर सूरज के गिर्द घूमना स्टार्ट किया उन्होंने, तो फिर ठंडे कैसे हुए? ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा। देख रहे हैं, ग्रेजुअली ग्रेड से है, दर्जा बदर्जा। दे बिकेम कूलर, वो पहले से कम गर्म होते चले गए। कूलर का मतलब ठंडा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। कूलर से मुराद पहले से लेस टेम्परेचर होना। आई मीन टू से कि अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का एक ऑब्जेक्ट है
और नेक्स्ट मोमेंट उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट विद 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज कूलर देन द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। लेकिन क्या 4000 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ऑब्जेक्ट को हम हाथ लगा सकेंगे? नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो उसको हम ठंडा नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि 5000 वाले ऑब्जेक्ट से 4000 वाले का टेम्परेचर कम है, इसलिए इट इज़ कूलर एज कंपेयर टू द अदर ऑब्जेक्ट। अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट। अच्छा, दर्जा बदर्जा वो टुकड़े ठंडे होते चले गए, निस्बतन ठंडे होते चले गए, हत्ता कि अब उनमें उनकी अपनी हीट नहीं बची भी है तो वेरी लिटिल। अब सूरज अगर गायब हो जाए तो ज़मीन सर्वाइव नहीं कर सकती। तमाम एनर्जी ज़मीन पे सूरज से पहुंच रही है, हम उसको किसी न किसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और अपना काम चलाते हैं। सूरज की जो एनर्जी है उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट हमारी ज़मीन इंटरसेप्ट करती है, और उस थोड़े से पार्ट का भी नेग्लिजिबल पार्ट हम यूटिलाइज़ करते हैं, और फिर भी पूरी ज़मीन चल रही है। आप इमेजिन करें कि सूरज कितनी ज़्यादा एनर्जी दे रहा है अपने सराउंडिंग्स को। तो बात ये हो रही थी कि अब सियारों की अपनी एनर्जी ना होने के बराबर है, अब वो एनर्जी स्टार से लेते हैं। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट तकरीबन एंटायरली, इसका मतलब कम्प्लीटली भी होता है, यहाँ पे इसका ज़्यादा जो सेंस बन रहा है वो है सोलली। आगे देखेंगे SOLELY, सोलली, ओनली, सिर्फ एक सोर्स है उनका, एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन दैम। पोर का मतलब उंडेलना, बरसाना, यहाँ पे मुराद हो सकता है कि अब रेडिएशन का मतलब शुआएं। अब प्लैनेट्स की एनर्जी सारी कहाँ से आती है? उन शुआओं से जो कि सूरज उन पर उंडेलता है, बरसाता है। पोर आप आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना किसी लिक्विड के लिए, पोर सम वाटर फ्रॉम जग इनटू ग्लास। तो ये कहता है कि दर्जा बदर्जा वो टुकड़े ठंडे होते चले गए हैं, ताकि अब उनकी अपनी हीट बहुत कम बाकी है, और उनकी सारी एनर्जी, उनकी सारी हरारत, वार्मथ, हरारत तकरीबन एक सोर्स से आ रही है, और वो है सन, जो रेडिएशन उनको देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़्यादातर सूरज बरसाता है ज़मीन पर। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ। उन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े ने ज़िंदगी को जन्म दिया। ज़मीन की बात हो रही है कि ज़मीन ने ज़िंदगी को जन्म दिया। ज़मीन ने ही ज़िंदगी को क्यों जन्म दिया? उनकी कंडीशंस यहाँ फेवरेबल थी। वो कौन सी कंडीशंस हैं उनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, व्हेन और वाई दिस हैपेंड, कि कब ये अमल हुआ, हाउ कैसे हुआ, और वाई क्यों हुआ। इसके बारे में हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, ये सिलसिला सादा जानदारों से शुरू हुआ। सिंपल, सादा ऑर्गेनिजम्स, जानदार, हुज लिविंग पावर कंसिस्टेड चीफली इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग। ऐसे जानदार जिनकी ज़िंदगी महज मरने से पहले अपनी तौलीद कर जाना था। तौलीद उर्दू में रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, यानी खुद को रिप्रोड्यूस कर जाते थे, खुद को कॉपी कर जाते थे। सर बैक्टीरिया हैं, उनमें फिशन होती है, हम कह सकते हैं उनमें एक जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसके दो बनते हैं, वो दो आगे चार बनाते हैं। इस तरह के हमारे अपने जिस्म के अंदर माइटोसिस हो रही होती है, मियोसिस हो रही होती है। इसी तरह ये डिवीजन है, सेल डिवीजन को इसको हम बोलते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो भी तो सेल्स हैं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका एक एक सेल होता है, एक सेल पूरा जानदार है वो। तो उनकी जो डिवीजन है उसको भी रिप्रोडक्शन ही बोलेंगे उस सेंस में, उसको हम सेल डिवीजन नहीं बोलते आमतौर पे। तो ऐसे जानदार शुरू में थे जो कि सिर्फ रिप्रोड्यूस कर जाते थे खुद को। उनके ये नहीं था कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, उन्होंने इंजीनियर बनना है, उन्होंने पोइट्स बनना है, उन्होंने इनकलाब लाना है, उनको ये बातें नहीं मालूम थी। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता, बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग्स, इन कम तर जानदारों से शुरुआत बड़ी ही हम्बल थी। आजिज़ यहाँ पे नहीं बोलेंगे, कम तर, लो रैंकिंग, इंतहाई सादा।
केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, उस सादा शुरुआत से एक ज़िंदगी का ऐसा सिलसिला चला। स्ट्रीम वैसे नदी होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब सिलसिला ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का ऐसा सिलसिला चला विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जो कि हमेशा पेचीदा से पेचीदा तर ही होता चला गया। हैज़ इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स, आखिरकार इस सिलसिले ने ऐसे जानदार पैदा किए हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स एंड एम्बिशंस, जिनकी ज़िंदगियाँ अब उनके अज़ाइम, उनके मकासद, उनके एहसासात के गिर्द घूमती हैं। एम्बिशंस, पर्पसेस, मकासद, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, एहसासात, सेंटर्ड, उनकी ज़िंदगियों के महवर रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगियों के महवर उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके मकासद, उनके अज़ाइम हैं। वो कुछ बनना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टारगेट है, कोई मंजिल है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी का महवर रिप्रोडक्शन नहीं है। अगर रिप्रोडक्शन है तो वो देख लें कि वो हायर ऑर्गेनिज़म्स नहीं हैं, दे आर लोअर ऑर्गेनिज़म्स, जानवर हैं वो। देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनकी ज़िंदगियों के महवर जमालियाती हिस्स भी है। खूबसूरती को सराहने की हिस्स सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में मौजूद है। आपने लेयर में एक पोइम थी, पोइम नंबर 11 आपके फर्स्ट ईयर में, उसमें एक लाइन थी, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज एज लॉन्ग एज शीप और काउज, कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े होकर उतना वक्त वहाँ नेचर के करीब सर्व कर सकें जितना कि भेड़ें और गायें करती हैं। लेकिन भेड़ें और गायें इंजॉय नहीं करती। ये थोड़ा सा शायर वहाँ पर गलती कर गया, कि कभी आपने नहीं देखा होगा कि गाय एक वसी खित्ते ज़मीन में, ग्रास लैंड में जाती है और उसको देखकर अश अश कर उठती है और उस पर एक नज़म लिखती है। नहीं, वो सिर्फ अपनी भूख मिटाएगी, बैठ के जगाली करेगी और वापस आ जाएगी। ये इंसान है जो कि एक ग्रास लैंड, एक लश ग्रीन लैंडस्केप को देखकर इंतहाई ज़्यादा मसरूर हो जाता है, mesmerize होता है, उसकी खूबसूरती के सहर में आकर, जादू में आकर कुछ लिखता है, कुछ कहता है, और वो जो लिखता और कहता है वो इतने खूबसूरत अल्फाज में लिखता और कहता है कि दूसरों के लिए भी वो तस्कीन का और तफरी का बायस बनता है। तो सेंस ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस भी बोलते हैं, उर्दू में जमालियाती हिस्स बोलते हैं इसको। जमाल का मतलब खूबसूरती है, खूबसूरती को सराहने की हिस्स, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी। और ये एक ऐसा सेंस है जो इंसान की खुशी का बायस बनता है। इंसान इससे खुशी डिराइव कर सकता है। जब एक खूबसूरत चीज़ को देखता है तो उससे खुशी हासिल कर सकता है। इससे हम थोड़ा सा मटेरियलिज्म से दूर भाग सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ का मादी फ़ायदा ही हमें हासिल हो। हम ऐसी चीज़ों से भी खुशी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम कोई लालच में नहीं पड़ते। अब ये कोई लालच नहीं है। हम अगर एक जगह, खूबसूरत जगह को देख रहे हैं, उसको देखकर हम इंजॉय कर रहे हैं, उस फीलिंग्स को, उन फीलिंग्स को इंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरा शख्स वो फीलिंग्स छीन लेने की कोशिश नहीं करेगा, जेलस नहीं होगा कि ये क्यों इंजॉय कर रहा है यहाँ पे। वो भी उतना ही इंजॉय कर सकता है उस जगह को जितना कि हम इंजॉय कर रहे हैं। तो इसमें लालच का फैक्टर नहीं होता, इसमें मटेरियलिज्म से ज़रा हम दूर भागते हैं। तो इसलिए ये मुख्तसरन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को खुशी दिलाती हैं। एंड द रिलीजन्स, और इंसान के मज़हब भी हैं, मज़ाहिब हैं इंसान के, इन विच लाई देयर हाइस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स। मज़हब के अंदर उसकी बुलंद तरीन तवक्कुआत और उसकी अजीम तरीन ख्वाहिशात छुपी हुई हैं, लाए पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं। रिलीजन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि रिलीजन, व्हाट इज़ रिलीजन, मज़हब क्या है? इट इज़ सेट ऑफ बिलीव्स। ये अकायद का एक मजमुआ है जो कि हमारे लिए बहुत बेसिक क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है। हम नहीं जानते, अगर हम सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर ये बात जान लेने की कोशिश करें कि हमें किसने पैदा किया, हमारे इर्द गिर्द मौजूद कायनात को कैसे किसने पैदा की, कैसे वजूद में आई, और अगर इसको पैदा करने वाला कोई है तो उसने क्यों पैदा किया, इस कायनात को क्यों पैदा किया, हमें क्यों पैदा किया, और हमारा और इस कायनात का क्या आपस में रिलेशन है, और हम कायनात का और हमारा उस क्रिएटर के साथ क्या रिलेशन है। ये बड़े अहम सवालात हैं जिनके जवाबात हम महज अक्ल की बुनियाद पर, इस्तदलाल की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर नहीं मालूम कर सकते इनके जवाबात। ये हमें मज़हब बताता है। मज़हब इन बुनियादी सवालात के जवाबात फ़राहम करता है जो कि इंसान को प्रिक कर सकते हैं, इंसान को कहीं भी
परेशान कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं और इवन मोटिवेट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द ह्यूमन बीइंग। अब इनमें जो अल्फाज आए हैं वो ज़रा देखते हैं हम। मैंने एक्सट्रीमली का मतलब उर्दू में आपको क्या बताया था, हद से ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा। एडवर्ब है ये, और इसके सिनोनिम्स वेरी, एक्सीडिंगली, एक्सेप्शनली, स्पेशली, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सिनोनिम, एक तो जो सिंगल वर्ड इसके जो सिनोनिम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो शुरू में लिखे होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। परेशान नहीं होना कि इनमें तादाद ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि आपने सिनोनिम्स मेमोराइज़ नहीं करने होते, ये बात जहन से निकाल दें, प्रेशराइज ना हो कि ये आपने मेमोराइज़ करने हैं। मेमोराइज़ नहीं करने आपने जस्ट सेंस लेना है। एक दफ़ा इनको पढ़ लें। एक्सट्रीमली हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि ऑल सन एंड ऑल द अदर स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट, हद से ज़्यादा गर्म है। वेरी हॉट, एक्सीडिंगली हॉट, एक्सेप्शनली हॉट, स्पेशली, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हॉट। तो इस सेंस में इसको देखें जहाँ पे मौजूद है, इन कॉन्टेक्स्ट इसको देख लें। फिर वो कहता है कि ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, दर्जा बदर्जा, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते चले गए। स्लोली, मॉडरेटली, अनहरिडली, कॉशियसली, जेंटली, gingerly, and so on. Warmth, their warmth almost entirely coming from the sun, from the radiation that the sun pours down on them. ये हमने सेंटेंस पढ़ा था, तो उसमें warmth क्या हमने देखा था, हीट, गर्मी, नाउन है पार्ट स्पीच के लिहाज से। हीट, वार्मनेस, हॉटनेस, कोजीनेस, स्नगनेस, कंफर्ट, मेलोनेस। एंटोनिम्स भी एंड पे दिए हुए ज़्यादातर देखें। समटाइम ये होता है कि आप ब्लैक को ज़्यादा अच्छी तरह ग्रास्प कर सकते हैं अगर आपको वाइट दिखा दिया जाए। तो एंटोनिम्स आएंगे नहीं पेपर में, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए, आपको एक ज़्यादा अच्छी तरह समझने के काबिल बनाने के लिए कि जो वर्ड हमारे पास मौजूद है वो किस चीज़ का ऑपोजिट है। उसको ऑपोजिट में भी आपको बहुत अच्छी तरह पता हो तो आप उस वर्ड को बजाते खुद बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा, सेंटेंस था कि their warmth almost entirely coming from the radiation। तो entirely मुकम्मल तौर पर भी हम बोलते हैं, लेकिन ये सेंस हम यहाँ पे जो देख रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको बताया था solely, only, exclusively, purely। देखिए सेंटेंस को ज़हन में लाएं, their warmth coming almost entirely, almost, solely, only, exclusively, purely, merely, simply, just, सिर्फ और सिर्फ उन रेडिएशन से आ रही है जो कि सूरज उन पर बरसाता है। द सन पोर्स डाउन ऑन देम। नेक्स्ट वर्ड पोर, उंडेलना मैंने बताया। पोर जो है वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द सन पोर्स डाउन, उंडेलता है। स्ट्रीम, फ्लो, रन, गश, इस सेंस में ये दो सेंस में यहाँ पे लिखे हुए हैं, दोनों यहाँ पे ठीक आते हैं। टिप, लेट फ्लो, ड्रिबल, ड्रिजल, स्प्लैश, स्पिल एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड, इन द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। इसमें भी दो मुख्तलिफ सेंसेस हैं जो कि बिल्कुल ठीक यहाँ पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउन है ये लफ्ज़। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, प्रोग्रेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एडवांस, एडवांसमेंट एंड सो ऑन। दूसरा सेंस ड्यूरेशन, पासिंग, पैसेज, लैप्स, पीरियड। मैंने क्यों कहा कि ये दोनों सेंसेस जस्टिफाइबल हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि sentences a device which change the course of history। and next sentence, work flowed in during the course of the day, कोर्स ऑफ द डे, यानी कि दोनों में हिस्ट्री और डे, उधर भी हमने देखा था विद द कोर्स ऑफ द टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। मैं वापस सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूँ आपको। कोर्स ऑफ टाइम, तो हिस्ट्री और ड्यूरेशन वहाँ पर जो हमने देखा बेसिकली वो टाइम से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था कंसिस्ट। देखिए कंसिस्ट ऑफ और कंसिस्ट इन में बहुत डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान में रखें। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है मुश्तमिल होना, उसमें हम वो चीज़ें बताते हैं जिन चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी हुई है, कंपोजिशन का जिक्र होता है। कंसिस्ट इन का मतलब है एग्जिस्ट, वजूद में हो, मौजूद होना। सेंटेंस वापस देखें ज़रा गौर से। सेंटेंस था कि इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स which whose living power consisted chiefly in, यानी मौजूद है, सिर्फ उनके अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मुश्तमिल होना नहीं है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिलकर बनी हुई नहीं है, बल्कि समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे कंसिस्ट इन इसलिए ख़ास तौर पे यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। कंसिस्ट इन द चॉइस दैट राइटर्स मेक इन communicating their thoughts। exist, subsist, inhere, be inherent, lie, reside, have an existence, being, be present, etc।
नेक्स्ट वर्ड चीफली, चीफली मेनली, ये भी हमने सेंटेंस में भी पढ़ा। मेनली, इन द मेन, प्राइमरीली, प्रिंसिपली, predominantly, above all, mostly, etc. Reproduce, breed, produce offspring, bear young, procreate, propagate, multiply, proliferate, give birth, spawn, increase. नेक्स्ट हम्बल बिगिनिंग्स हमने पढ़ा। मैंने कहा था आजिज नहीं इसका मतलब, बल्कि लो रैंकिंग है, लो, लोली, लोअर क्लास। प्लीबियन, प्लीबियन लोअर क्लास को बोलते हैं मौशरती तौर पर। ये गुड बाय मिस्टर चिप्स हमारा नावल है, उसमें जाकर हम इसका जिक्र देखेंगे। असल में रोमन सिविलाइजेशन में जो अपर क्लास थी उसको हम प्लीबियंस के अगेंस्ट पेट्रिशियंस बोलते थे। पेट्रिशियंस वर अपर क्लास पीपल, प्लीबियंस वर लोअर क्लास पीपल। प्रोलेटारियन, वर्किंग क्लास पीपल, वर्किंग क्लास पीपल कहते हैं इनको, वर्किंग क्लास यू कैन से। अनडिस्टिंग्विश्ड, पुअर, मीन, सो ऑन। स्ट्रीम मैंने कहा सिलसिला है ये एक, बेसिकली स्टडी स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स। देखें हम यहाँ पे नदी मुराद नहीं है, इसमें हम नदी मुराद नहीं ले सकते। सक्सेशन, सीरीज, स्ट्रिंग, चेन, बैरेज, वॉली, बैटरी एंड सो ऑन। कम्प्लेक्स, मोर एंड मोर कम्प्लेक्स की बात हुई, ज़िंदगी पेचीदा से पेचीदा तर होती चली गई। इसमें देखिए कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व्ड, इंट्रिकेट, कॉन्वोल्यूटेड, टेंगल्ड, एलैबोरेट, सर्पेंटाइन एंड सो ऑन। एम्बिशन की बात हुई, ड्राइव, डिटर्मिनेशन, डिज़ायर, एंटरप्राइज, इनिशिएटिव, ईगरनेस। नोबल हमने पढ़ा हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट। सेंटेंस को दोबारा वापस लेकर आए। इसमें हमने देखा लार्जली सेंटर्ड इन देयर फीलिंग्स, हाईएस्ट होप्स एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स। हाईएस्ट होप्स एंड नोबल, नोबल के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ गौर किया जाए। यहाँ पे हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट, देखें एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ग्रामेटिकली, और इसका मतलब ये है कि इसके दोनों तरफ स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो इधर हाईएस्ट है तो इधर भी नोबलेस्ट का मतलब जो है वो नियरली यही होना चाहिए जो कि हाईएस्ट का है। होप्स एंड डिज़ायर जिस तरह है, मिलते जुलते अल्फाज हैं। तो इनमें हमने ये देखना है कि नोबल का मतलब कैसे उसका हाईएस्ट की तरफ जाता है। लॉफ्टी, एक्सॉल्टेड, एलिवेटेड, ग्रैंड, सब्लाइम, इसमें हम देख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मज़ीद उसको एक्सप्लेन करने की खातिर मैंने आपके लिए एक स्लाइड बनाई है यहाँ पे, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इस पैराग्राफ में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन की तरफ इशारा किया है उसने। नज़रिया इर्तिका उर्दू में हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नज़रिया इर्तिका उर्दू में, नज़रिया इर्तिका। इर्तिका जो है ये तरक्की के ख़ानदान का लफ्ज़ है, और इसमें तरक्की का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना, बेहतरी की तरफ जाना। तो जब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात हुई है तो डेफिनेटली इट इज़ एवोल्यूशन। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, थोड़ा सा ये देख लें। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सर चार्ल्स डार्विन, सर को कहा जाता है उसको समटाइम। इन हिज बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, विच वाज पब्लिश्ड इन नवंबर 1859। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है हिस्ट्री के अंदर, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी गौर करें, चार्ल्स नहीं है, समटाइम इसको मिस प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज़ चार्ल्स, चार्ल्स डार्विन। इसमें क्या बात करता है वो? मोस्टली इसका खुलासा ये है कि ज़िंदगी इस तरह वजूद में आई कि कहीं कुछ जो ऑर्गेनिक हमारे जो मटेरियल था इकट्ठा हुआ और सेलुलर मटेरियल बना, तो वो प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो किसी एक मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज नहीं होता, बल्कि फैला हुआ होता है। तो मुनज़्ज़म सेल नहीं होता ये प्रोकैरियोट जो है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता पूरी तरह। यूकैरियोट उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मटेरियल एक जगह इकट्ठा होता है। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ ज़िंदगी गई। मज़ीद ये तरक्की हुई कि पहले एक खुलिये पर मुश्तमिल जानदार होते थे, अब मल्टी सेलुलर बने। उसके बाद सिंपल से कम्प्लेक्स होते चले गए। ये एवोल्यूशन है। ये एक थियरी है जो कि एक्सपेरिमेंटली कभी ये रिजेक्ट होती है, कभी ये वेरीफाई होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग आप इस पर बिलीव करते हैं। इसके बारे में आप ख़ुद ज़रा पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं इस पर कोई अपना व्यू पेश करूं और अपना आपका जो व्यू है उसको कैद कर दूं। वापस हम अपने पैराग्राफ की तरफ, लेसन की तरफ आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आज
नेक्स्ट पैराग्राफ को भी हम टच कर लें, बल्कि इसको मुकम्मल ही कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल प्रोबेबली बी लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन, और उसमें हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं पॉसिबल उनको भी हम देख लेंगे। अब इस पैराग्राफ में जो है ना वो मज़ीद कायनात की वसअत पर रोशनी डालता है। ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक विद एनी सर्टेनिटी, अगरचे हम यकीन से नहीं कह सकते, हमें एतमाद नहीं है, हमें यकीन नहीं है हम जो कहने वाले हैं। इट सीम्स मोस्ट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस नस्ल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सम सच वे एज दिस। यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इंसान ऐसे ही वजूद में आया होगा। कैसे? सिंपल से कम्प्लेक्स लाइफ होती चली गई, और विद द पैसेज ऑफ टाइम सबसे कम्प्लेक्स अब क्या चीज़ है? इंसान खुद है। देखिए इसमें उसने खुद इस बात पर हमें बताया है कि वी कैन नॉट स्पीक ऑफ एनी सर्टेनिटी, यानी आपने ये नहीं सोचना, ये बात हमेशा ज़हन में रख लें कि जो किताब आप पढ़ते हैं चाहे सिलेबस की ही क्यों ना हो, वो कोई हरफ आखिर नहीं होती, वो इंसान की कही हुई बात है, वो किसी ने लिख कर बात की है। जिस तरह लोग कुछ बोल के बात करते हैं, कुछ लिख के करते हैं, उसने लिख के बात की है, और वो कोई हरफ आखिर नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं है कि वो आपको मानना ही मानना है। आपकी व्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, आप ख़ुद सोचें क्या उसने ठीक कहा है कि गलत कहा है। ये ख़ुद बोल रहा है कि मैंने जो बात की है उसके बारे में हमें कोई यकीन नहीं है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये मत सोच के बैठ जाएं कि जो इर्तिका का नज़रिया इसने पेश किया वो दुरुस्त है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आप खुद सोचें। स्टैंडिंग ऑन आवर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, ये किस ग्रेन ऑफ सैंड की बात कर रहा है? ये अपनी ज़मीन है हमारी, ये एक रेत का ज़र्रा है, ज़र्रे का भी कोई करोड़वां हिस्सा है, क्योंकि पहले उसने रेत के ज़र्रात को मिसा तशबीह दी थी सितारों के साथ, हम उस सितारे का भी कोई करोड़वां हिस्सा है। Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time. Space and time. उर्दू में कहेंगे ज़मानो मकान, मकान जगह, space, time ज़मान, ज़मानो मकान कहते हैं इसको उर्दू में। तो ये क्या है? ये बहुत अहम कंसेप्ट है आजकल की दुनिया में, स्पेस एंड टाइम का। कुछ कहते हैं ये सेम है, बहरहाल उसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। स्पेस एंड टाइम का कंसेप्ट जो है वो यूं देखें कि कायनात ने हमें घेरा हुआ है। कैसे घेर रखा कायनात ने हमें? थोड़ा सा टाइम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, कहा जाता है कि जो कायनात है वो 13.7 अरब साल पहले 13.7 अरब साल पहले वजूद में आई, जब बिग बैंग हुआ। उसके बाद कितने अरब साल गुजर गए, हमारा सोलर सिस्टम नहीं था। देन आवर सोलर सिस्टम अपीयर्स कब? 4.5 अरब साल पहले आज से। सोलर सिस्टम था, हम नहीं थे। तो ये लाइन भी जो एंड पे आपके सामने मैंने लगाई है रेड में, ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शायद पहले लगा दी है कि हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है रिकॉर्डेड, वो कितनी है? रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री स्टार्ट्स अबाउट 7,000 ईयर्स अगो, 7,000 साल पहले। कहाँ अरबों साल का जिक्र और कहाँ हज़ारों साल का। तो हम सोचते हैं कि हमारे पहले अरबों साल से कायनात चल रही थी, और जब हम नहीं होंगे कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है कि इंसानी नस्ल ख़त्म हो जाए। क़यामत का कंसेप्ट इस्लाम ने हमें दिया, वो हमें मालूम है कि इंसान की नस्ल ख़त्म हो जाएगी, इंसान ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद भी कायनात तो चलती रहेगी, हमसे पहले भी थी, हमारे बाद में है, यानी कि वक्त ने हमें घेर रखा है। और कायनात ने स्पेस में हमें कैसे घेर रखा है ये भी ज़रा देख लें गौर से। देखें, हम ज़मीन पे हैं, हम सोलर सिस्टम के अंदर हैं, हमारे अलावा 8 सैयारे और 7 प्लैनेट्स और भी हैं, उनमें 4 हमसे बड़े हैं, 4 सितारे हमसे बड़े हैं, 4 या 5। सोलर सिस्टम ने हमें घेर रखा है। उन जुपिटर के तो आपको पता है 69 मून्स हैं, 69 मून्स आर देयर विद जुपिटर, जो जुपिटर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जुपिटर जो है ज़मीन से तकरीबन 12 गुना बड़ा है, और यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तमाम सियारे मिलकर अगर एक बड़ा सा सफ़ियर बना लें तो वो सफ़ियर भी जो सूरज है उससे 99 टाइम्स स्मॉलर होगा, उसका 99th पार्ट होगा।
तो सोलर सिस्टम जो है वो बज़ाते ख़ुद एक छोटा सा सिस्टम है जो कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिनका नाम मिल्की वे है, गैलेक्सी है ये, उस गैलेक्सी का हिस्सा है ये सोलर सिस्टम, उसके अंदर घूम रहा है। मिल्की वे बज़ाते ख़ुद जो है वो एक चीज़ का हिस्सा है, एक क्लस्टर का हिस्सा है। उस क्लस्टर के अंदर मिल्की वे जैसी कई कहकशाएँ हैं, कई गैलेक्सीज़ हैं। तो लोकल ग्रुप बज़ाते ख़ुद एक क्लस्टर जो है वो एक सुपर क्लस्टर के अंदर वाक़या है, जिसको हम लोकल सुपर क्लस्टर बोलते हैं। और इस सुपर क्लस्टर के अंदर कई क्लस्टर्स हैं और उस क्लस्टर के अंदर कई गैलेक्सीज़ हैं। गैलेक्सीज़ के अंदर अनगिनत सितारे हैं, रात को में जब नज़र आते हैं वो सारे एक ही गैलेक्सी के हैं। सुपर क्लस्टर्स जो हैं वो कई सुपर क्लस्टर्स मिलकर फिलामेंट्स बनाते हैं। फिलामेंट्स बहुत सारे मिलकर एक ऐसी कायनात बनाते हैं जो हमें अब तक नज़र आ रही है। इसके अलावा और यूनिवर्सेस भी हो सकती हैं, इनको हम पैरेलल यूनिवर्स बोलते हैं, ये भी एक थियोरी है। विजिबल यूनिवर्स हम कहते हैं जिसको हमें आज तक नज़र आई है, जहाँ हमने आज तक अपने इल्म की कमंद डाली है, जहाँ तक वो है विजिबल यूनिवर्स। कमिंग बैक टू द लेसन, तो हम अपने रेत के ज़र्रे पर खड़े होकर ये सोचते हैं कि वक्त ने और खला ने हमें घेरा हुआ है। Our first feeling is something like fear. हम खौफ महसूस करते हैं। क्यों? We find the universe frightening because of its immense distances. सबसे पहली बात तो ये 4 वजूहात वो बयान करता है जो कि हमारे खौफ की वजह बन सकती हैं। पहली बात, फासले इतने ज़्यादा हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सोलर सिस्टम के अंदर हैं। सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि 8 से 9 साल हमारा तेज़ तरीन कोई जो नासा का मिशन है 9 साल सिर्फ प्लूटो तक पहुंचने में वो लगा देता है। 9 साल तेज़ तरीन हमारा जो मिशन है। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंसेस हैं और ये हमारे सिर्फ अपने सिस्टम की बात हो रही है। अनगिनत ऐसे सिस्टम्स हमारी गैलेक्सी के अंदर मौजूद हो सकते हैं और गैलेक्सी के बाद फिर कितने लेवल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, उसके बाद जो है लोकल ग्रुप, इसमें कई गैलेक्सीज़ हैं, इसमें कई क्लस्टर्स हैं, सो ऑन। इसमें मतलब बताना ये चाहता हूँ कि स्पेस ने हमें कितनी बुरी तरह घेरा हुआ है। फासले इतने ज़्यादा हैं कि हम डर जाते हैं सोच के। उसके बाद फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक्त ने हमें घेरा हुआ है। वो मैं आपको पहले टाइम लाइन दिखा चुका हूँ कि तकरीबन 13.7 अरब साल पहले कायनात वजूद में आई, उसके बाद सोलर सिस्टम वजूद में आया, उसके बाद बहुत वक्त गुजर जाने के बाद कहीं इंसान की तारीख़ जो है ना वो ना होने के बराबर है इस कायनात के अंदर। हमसे पहले अरबों साल कायनात चली, हमारे बाद भी चलती रहेगी, हम उसके अंदर एक छोटा सा डॉट है। स्ट्रेचेस ऑफ टाइम सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देम, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वक्त हमारे आसपास कितना ज़्यादा है। हमसे पहले भी था, हमारे बाद में भी होगा। हमें वक्त ने घेरा हुआ है, हम घिरे हुए हैं वक्त के अंदर, हम डिस्टेंसेस में घिरे हुए हैं, वक्त में घिरे हुए हैं। अच्छा, मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन, मवाजना किया जाए तो इंसान की तारीख़ इस मवाजने में कुछ भी नहीं है। तीसरी वजह हमारे डरने की ये है, बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस, हम तन्हा हैं, हम किसी और मखलूक से रब्ता नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस, चौथी वजह लिटलनेस ऑफ आर होम इन स्पेस, हम बहुत छोटी जगह पे रह रहे हैं, ज़मीन कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जुपिटर सैयारा, मुश्तरी सैयारा हमसे 12 गुना ज़्यादा बड़ा है। हम एक ऐसी जगह रह रहे हैं जो कि अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड आउट ऑफ ऑल द सी सैंड इन द वर्ल्ड। ये उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दोहरा रहा है जो कि उसने शुरू में दिया था। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट्स एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। ये वही लोनलीनेस के कंसेप्ट को दोहरा रहा है कि हम इधर उधर देखें तो हमें ज़िंदगी का वजूद कहीं नहीं मिलता सिवाय ज़मीन के। ज़मीन के अलावा ज़िंदगी हमें आज तक कहीं नज़र नहीं आई। Indeed, for the most part, ज़्यादातर empty space is so cold that all life in it would be frozen. ज़्यादातर जो हमारे इर्द गिर्द empty space है वो इतना ज़्यादा cold है, ठंडा है, that all life in it would be frozen, की ज़िंदगी उस पर जम जाएगी। और वैसे भी स्पेस में लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती, लेकिन फ़र्ज़ कर लिया कि वो बात की जाए इस तरह की तो नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। मोस्ट ऑफ द मैटर में ज़्यादातर स्टार्स ही आते हैं, ज़्यादातर उसमें
प्लैनेट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मैटर है वो इतना ज़्यादा गर्म है, सो हॉट एज टू मेक लाइफ इन इट इम्पॉसिबल. Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system. जिस निज़ाम ने हमारे सैयारियाती निज़ाम प्लानिटरी सिस्टम को जन्म दिया, उस निज़ाम में कहीं भी तरजीहाती बुनियादों पर ज़िंदगी की कोई जगह नज़र नहीं आ रही. लगता है कि ज़िंदगी उस प्लान का हिस्सा ही नहीं थी, ये तो बाई चांस कहीं फूट पड़ी और फिर उसमें एवोल्यूशन होना शुरू हो गई. वही थियोरी ऑफ एवोल्यूशन की बात. Calculation shows that there can be only very few such systems in space. हमारी तरह के निज़ाम दुनिया इसमें बहुत कम है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है. अब हम ये जानते हैं कि इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो बहुत कॉमन हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पाए जाते हैं. गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम मौजूद हैं. Yet so far as we can see, लेकिन जितनी दूर तक हम देख सकते हैं, लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन अर्थ, इस तरह की ज़िंदगी जो कि हम ज़मीन पे देखते हैं, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स लाइक द अर्थ. ज़मीन की तरह की ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन की तरह की जगहों पे ही पाई जा सकती है. क्यों? इट नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस. ये मौजू तबई हालात इसको चाहिए इसके लिए. फॉर इट्स अपीयरेंस, इसके नमूदार होने के लिए. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज़ टेम्परेचर. सबसे अहम हालात में से जो सबसे अहम हालत है वो है टेम्परेचर. ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें लिक्विड एग्जिस्ट कर सके. आसान अल्फाज में देखिए, लिक्विड जो है वो हमारी कायनात के अंदर सबसे रेयर मैटर की फॉर्म है. क्योंकि टेम्परेचर ज़रा सा बुलंद हुआ, लिक्विड एवेपोरेट हो जाएगा. कम हुआ, फ्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, कम होने से फ्रीज़ हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से बॉयल हो जाएगा, वो लिक्विड गैसियस फॉर्म में चला जाएगा. टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, ये बात यहाँ पर कर रहा है. तो ये टेम्परेचर की एक बहुत नैरो रेंज में चाहिए जो कि ज़मीन पे हमें मिलती है लेकिन कायनात में और कहीं नहीं मिलती. इस हवाले से जो सिनोनिम्स हमारे रह गए हैं उनको हम ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लें. शुरू में से यही बात की कि वी कैन नॉट स्पीक ऑफ एनी सर्टेनिटी विद एनी सर्टेनिटी, यकीन के साथ. कॉन्फिडेंस यहाँ पे बात हुई, यकीनी, वही बात उसने जो बात की है उसका सेंस कॉन्फिडेंस ही बनता है. श्योरिटी हो सकता है, श्योरनेस, पॉजिटिवनेस, कन्विक्शन, सर्टिट्यूड, रिलायबिलिटी एंड सो ऑन. लाइकली, वो कहता है वी कैन नॉट स्पीक ऑफ विद एनी सर्टेनिटी बट इट इज़ लाइकली. इफ़ समथिंग इज़ लाइकली, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस बात के होने के. करीने कयास, उर्दू में क्या बोलेंगे? करीने कयास, यानी कि जिसके होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हों उसको हम बोलते हैं करीने कयास. एडजेक्टिव है ये, और इसके सिनोनिम प्रोबेबल, डिस्टिंक्टली पॉसिबल, टू बी एक्सपेक्टेड, ऑड्स ऑन, पॉसिबल, क्रेडिबल एंड सो ऑन. फ्राइटनिंग, खौफनाक, टेरिफाइंग, हॉरिफाइंग, अलार्मिंग, स्टार्टलिंग, शॉकिंग, चिलिंग, स्पाइन चिलिंग, हेयर रेजिंग एंड सो ऑन. नेक्स्ट देखें, स्ट्रेच. ज़्यादातर हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको, फैलाना, लेकिन यहाँ पे नाउन है ये. स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, इस तरह बात उसने की है. वापस अगर उस हम स्लाइड पे आए जिस पे हमारा टेक्स्ट था, उसने क्या बात की है? Our first feeling is something like fear. We find universe frightening because of its immense distances and stretches of time. ये देखें यहाँ पे stretches of time. तो ये वक्त का फैलाव भी मुमकिन है, लेकिन चूँकि नाउन है तो इसलिए हम इसको नाउन के तौर पे जब डिस्कस करेंगे तो ये कुछ इस तरह इसके सिनोनिम आएंगे. एक्सपेंस, एरिया, ट्रैक्ट, बेल्ट, स्वीप, एक्सटेंट, स्प्रेड, रीच, लेंथ एंड डिस्टेंस. सूटेबल फिजिकल कंडीशंस की उसने बात की, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट, फिटिंग, फिट, फिटेड, एक्सेप्टेबल, एप्ट एंड सो ऑन. सब्सटेंस, मैटर, मटेरियल, स्टफ, मीडियम एंड फैब्रिक. तो ये हमारा आज का लेसन था. इसमें कोई भी अगर कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, दे आर ऑल वेलकम. कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू डिस्कस एनीथिंग. कोई बात अगर आपने पूछनी है, कोई चीज़ मैं क्लियर नहीं कर सका
तो वो भी आप आज़ादी से उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।